हमारे साथ है कनिका, वो कनाडा से जुड़ी हुई है। कई सालों से पढ़ा रही हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हैं। उसके साथ ही वहाँ पे रेडियो प्रोग्राम्स भी करती हैं, काफ़ी अलग-अलग वेबसाइट्स पे लिखती भी रहती हैं। तो वेलकम कनिका। थैंक यू कुणाल। हमारे साथ पुष्पेंद्र भी है, हमारे साथ लिखते हैं, अभी छात्र हैं, शोध छात्र, और साहित्य मंजरी वेबसाइट पे भी काफ़ी एक्टिवली लिखते हैं। हमारे साथ प्रेमवदा है, पिछले साल इनकी पहली किताब आई थी, तुम्हारी प्रियम कहानी संग्रह है। तो हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया कुणाल। अंकित है, जो लोग बेंगलोर और आसपास में रहते होंगे उन्हें पता होगा, स्टोरी टेलर हैं, कवि हैं, काफ़ी पहले से साहित्य मंजरी से जुड़े हुए हैं। वेलकम अंकित। धन्यवाद कुणाल। और मनीषा जी हैं। पहले तो कॉन्ग्रेट्स, 2 दिन पहले इनकी नई किताब आई है, किंडल एडिशन, सुनो कुछ कहना है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले इन्होंने जिंदगी की गुल्लक और फिर रिक्ता लिखा है। तो वेलकम मनीषा। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले ये बता दो कि क्या चल रहा है लॉकडाउन में, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे लाइफ अलग हो गई है, और अलग हुई है तो ये अच्छा है एटलीस्ट कुछ समय के लिए, या खराब है। तो कनिका से स्टार्ट करते हैं। कनिका। मैं तो सोच रही थी कि जब ये सब कुछ ठीक भी हो जाएगा ना, तो भी आई थिंक हर कंट्री को, हर गवर्नमेंट को ना लॉकडाउन मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हमारी जो लाइफ की स्पीड है वो स्लो हो सके और हम अपने अंदर के साथ कनेक्ट हो सके। और क्या आजकल कुछ पढ़ रही हो, कुछ नया लिख रही हो? हाँ, मतलब मोस्टली टाइम तो पढ़ने और लिखने में ही जाता है आजकल। तो या पढ़ने में मैं इंग्लिश में या ईट प्रे लव में मानव की मैंने क्या आई थी वो पढ़ रही हूँ। तो और अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली एनरिच करने के लिए मैं आजकल गीता पढ़ रही हूँ। और से कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ने की कोशिश करूंगी, जो मेरे सब ऊपर से निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट जस्ट टू चैलेंज माय ब्रेन। सो that's what it is। बाकी का टाइम, क्योंकि ये बाकी हर कंट्री की यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब ऑनलाइन चली गई है, तो ऑनलाइन आई एम स्टिल टीचिंग, तो असाइनमेंट ग्रेडिंग और वो सब भी होता है। बाकी का टाइम हाँ लिखने में जाता है मेरा, और बट आई एम स्टिल डूइंग द रेडियो शोज। अच्छा। क्योंकि द रेडियो इज स्टिल ऑन, सो आई स्टिल और तो कहीं जाना नहीं होता एक्सेप्ट ग्रोसरी शॉपिंग, और बट आई स्टिल गो टू द रेडियो स्टेशन। लेकिन ये है कि यहाँ पे ना इंडिया की तरह कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ है कनाडा में, बट वॉलंटरी ही लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कनाडा में इतना बुरा हाल नहीं है जैसे कि यूएस में अभी हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं। सो कनाडा में स्टिल इट इज अंडर कंट्रोल। पुष्पेंद्र, आपके तरफ क्या हाल चाल लिखे? और हाँ जी सर, तो हाल फिलहाल तो मैं अहमदाबाद में हूँ और अच्छा। यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है मेरे इलाके में। अच्छा। हाँ, और लॉकडाउन एक तरह से मेरे लिए तो ब्लेसिंग रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से नहीं लिख पा रहा था मैं, बहुत सारे काम थे। तो मतलब लिखने का ऐसा है कि वो बादल बहुत दिनों से घुमड़ रहे थे लेकिन बरस नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो इस लॉकडाउन के चलने से ये हुआ है कि उनको बरसने के लिए जगह मिल गई है, जमीन मिल गई, तो आजकल खूब बरस रहे हैं। तो आजकल भी कुछ लिखा हुआ मेरे लिए तो ब्लेसिंग बनकर आया है। जी, आजकल कुछ लिखा हुआ वो सुना दो आप। लॉकडाउन पर ही कुछ लिखा था, वो अगर आप चाहें तो सुना सकता हूँ। बिल्कुल। तो बीच में ऐसे बीम्स आ रहे थे बहुत सारे, और ऐसी बातें भी चल रही थी कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि मतलब कुछ नेचर ने ऐसा खेल खेला है कि
जो परिंदे थे वो सारे आजाद हो गए हैं और जो इंसान थे वो सारे कैद हो गए हैं। तो उस बारे में कुछ सोच रहा था। तो 4 परिंदे हैं जिनके बीच में आपस में बात चल रही है कि आखिर एकदम से ऐसा हो क्या गया। तो वही है कविता कि 4 परिंदों में बात चल रही है। 4 परिंदों में बात चल रही है कि ये क्या हुआ, कि ये हमारे झुलसते पंखों पर ठंडी रेत कौन डाल रहा है, कि हमारी बर्फ होती आंखों पर किसी लावे से सुर्ख होंठ किसने आ टिकाए हैं, कि बिजली के नेटवर्क के खंभों के बीच में से जहां मधुमक्खियां अपना रास्ता खो बैठती हैं, जान किसने खींच ली है, और इमारतों की दीवारों में गढ़े कांच के धारदार टुकड़ों से अचानक हमारा खून हटता क्यों दिखाई दे रहा है, कि जन्म से आजाद हमारे जिस्मों में आज किसने अचानक आबादी का नशा फूंक दिया। वो देखो, अरे वो देखो, वहां इंसानी इलाकों की सड़कों पर 12 सिंगा उछलकर महलों की ऊंचाई नाप लेना चाहते हैं, और नदियां खुद अपने ही जल से लगातार भीग कर बारिश के पानी से साफ हो रही। नदियां, हाँ नदियां वो माँ हैं जिन्हें ना जाने कब से पोषण के लिए अपने ही दूध की जरूरत थी। और चांद तुमने देखा, चांद आजकल सूरज के बुढ़ापे की लाठी बना हुआ है। उसकी कमर झुकने के साथ ही दोपहर के सीने पर सवार हो जाता है। 4 परिंदों में बात चल रही है कि पिंजरे हमेशा से थे और नहीं थे खाली कभी भी, नहीं है खाली अभी भी, बस पिंजरे बड़े हो गए हैं। बड़े बड़े काले मजबूत लोहे के पिंजरे, मानो किसी विशाल काय राक्षस को कैद करने के लिए बने हों, मानो किसी खूंखार निर्मम जानवर की कैद को पनाह देने वाले हों। लेकिन इन पिंजरों में तो इंसान कैद है, इंसान पूरी की पूरी आदमजात, अमीर ताकतवर आदमजात, अपने लिए धरती पर स्वर्ग बनाने वाली आदमजात पिंजरे में काले लोहे में कैद है। और राक्षस हवा में घुलकर घोट रहा है बची हुई इंसानियत के नमूनों का गला। हाय बिलखता मरता इंसान। 4 परिंदों में चर्चा चल रही है कि इंसान को पिंजरे में देखकर असमंजस है कि शैतान कौन है, कि अब के जो शैतान है वो तो अवतारी भगवान निकला। वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अच्छा। बहुत सुंदर। वेरी नाइस, बेहद वेरी खूब, नाइस। बेहद खूब। जी, तो ऐसा ही कुछ चल रहा था जब मैंने वो देखा कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर कि पिंजरे बाहर है और इंसान अंदर है, तो कुछ ऐसे ही निकला। तो यूं लॉकडाउन में किस्से चल रहे हैं, बस अभी बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारा टाइम होता है। रातें भी अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई हैं और लिखने का समय अच्छा मिल रहा है तो चलिए, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस टाइम को। चलिए प्रेमवदा आप बताइए। जी कुणाल जी, मेरे को तो लगता है मैं साल भर क्वारंटाइन में ही रहती हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर तभी निकलती हूँ जब मुझे एकदम लगता है कि नाउ दिस इज द एज ऑफ समथिंग, ना यू हैव टू गो आउट। तो मुझे तो 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं अपने कमरे से निकलने में व्हेन आई लिव इन हॉस्टल। तो मेरे लिए क्वारंटाइन इज लाइक एज सिमिलर एज एनी अदर ईयर आई हैव पास्ड और द कमिंग ईयर दैट आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि क्वारंटाइन से मुझे पर्सनली मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि एक जो जिंदगी होती है जिसमें हम लोग को लगता है कि हमारा लेखन, हमारा लैपटॉप, हमारा फोन, हमारे कुछ दोस्त, उनके अलावा भी एक दुनिया होती है। जब आप अपनी मदर का हाथ बटाते हैं, जब आप ये समझते हैं कि जो सर्वेंट्स होते हैं वो कितना टफ जॉब कर रहे होते हैं, तो हम उनको जब ये कहते हैं कि ये गंदा साफ किया है, तो अब जब हमें कोई कहता है कि ये गंदा साफ किया है तो बहुत बुरी लगती है कि तो सुबह से खड़े होके साफ कर रहे हैं, तुमने वो नहीं देखा, तुम उल्टा कह रहे हो कि ये गंदा साफ किया है। तो वो एक एग्रेसिव नेचर जो होता है वो अब समझ में आता है सर्वेंट्स के साथ हम लोग को कितना पोलाइटली बात करनी चाहिए। तो एक ये जो अच्छी चीज मुझ में डेवलप हुई है इस टाइम पे। और मैंने बहुत सारी मूवीज देखी, बहुत सारा पढ़ा और लिखा भी। तो मेरे लिए तो आई गेस दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये शायद हम लोग में से बहुत लोग मानेंगे। और जो आप बोल रही थी उससे
लड़के अक्सर रूबरू होते हैं जब वो हॉस्टल चले जाते हैं, जब पहली बार खाना बनाना चालू करते हैं और कोई दोस्त बोलता है यार इसमें नमक कम है, अच्छा नहीं बना, तो याद आता है कि मम्मी को कितनी आसानी से हम लोग बोल देते थे आज अच्छा नहीं बना, नहीं खाएंगे। तो मैं समझ सकता हूँ। अंकित, कैसा चल रहा है आपका अब क्वारंटाइन लाइफ? क्वारंटाइन लाइफ की बात करें तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि सही समय पर मैं अपने गांव पहुंच गया। मैं होली की छुट्टियां बिताने 9 तारीख को यहाँ पर आया था और 21 तारीख को मैं जो है वापस हो जाना था बेंगलोर, फिर से बड़े शहर के बड़ी इमारतों के बीच, अपने काम धाम के बीच। तो एक तरह से मैं खुद को बहुत ज्यादा भाग्यशाली इस बारे में मानूंगा, क्योंकि जो 10 दिन की छुट्टी मैं सोचकर आया हुआ था वो शायद अब मैं 1 महीने से ज्यादा की गुजार रहा हूँ अभी तक। तो उस मामले में बहुत खुश हूँ। दूसरी चीज ये है कि हम जब रहते हैं शहरों में और काम करते वक्त जब अपने आप को सोचते हैं कि जब हम घर जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ना जाने हफ्ते भर की छुट्टी 2 हफ्ते भर की छुट्टी में हम जाने पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन अंततः कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, और जाने कितने दिनों से सोच कर रखा है, जब से जॉब स्टार्ट हुई है तब से सोच रखा है कि इस बार गाँव जाऊंगा तो ज्यादा दिन रहूंगा, ज्यादा लोगों से मिलूंगा, मामा के यहाँ चला जाऊंगा, मौसी के यहाँ चला जाऊंगा, सबके यहाँ जाने का सोचता हूँ, लेकिन कभी नहीं गया। लगता है कि इस बार घर पे ही रहो, आंगन में ही रहो, मम्मी के पास रहो, पापा के पास रहो, घर पे ही रहो, ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इस बार एक तरह से देखा जाए तो ये क्वारंटाइन की वजह से ही ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो डर भी है, लेकिन घर पे हूँ तो ज्यादा सेफ महसूस हो रहा है। शहर में रहता तो शायद एक कमरे में बंद होता, सोता, गेम खेलता, पढ़ता लिखता। यहाँ पर भी पढ़ रहा हूँ। मेरी सबसे पसंदीदा किताब राग दरबारी, मैं उसको शायद आज 4थी या 5वीं बार फिर से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी भी मन नहीं लगता तो मैं कोई भी कविता वविता सबके ऊपर मैं राग दरबारी पर रखता हूँ। मैं कभी भी राग दरबारी को उठाकर किसी भी रात में कुछ ना समझ आए तो मैं वही पढ़ता हूँ। तो और अगर सिचुएशन की बात की जाए यहाँ पे, तो सिचुएशन ऐसी है कि लोग बाजार जाने से कतरा रहे हैं, सामान लाने की दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत। अब दिक्कतें इस प्रकार से हैं जैसे कि पापा की उम्र जो है वो हो चली है 60 के आसपास, और मेरी उम्र ऐसी है कि मेरी उम्र के लोगों को पुलिस बिना कुछ कहे या पूछे पीट रही है। तो ऐसा है कि हम बाजार नहीं जा सकते और मजबूरन पापा को जाना पड़ता है, तो इस बात का दुख भी है। दूसरी चीजें, अच्छी चीजें ये हैं कि हवा अच्छी लगती है, महसूस होता है कि कुछ खुली जगह पर हूँ, और अच्छी चीजें हैं कि शाम को क्रिकेट खेल लेते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और फिलहाल तो अभी कुछ नया लिखा नहीं है। एक लेख लिखा था गौरैया के ऊपर, जो कि साहित्य मंजरी पर है भी अभी, तो जरूर पढ़िएगा आप लोग। वैसे हम सजेस्ट करेंगे क्रिकेट ना खेले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बट हम तो सजेस्ट कर सकते हैं। क्रिकेट सोशल डिस्टेंसिंग का ही खेल है। दूर डिस्टेंस रहती है क्रिकेट में सर। जब तक आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे हो तब तक आप सुरक्षित हो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। विकेट कीपर से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें। मनीषा, आप बताइए, और अपने नए किताब के बारे में भी कुछ बताइए कि तो ये जो लॉकडाउन है, मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं आप सब लोगों की तरह सिर्फ लेखक नहीं हूँ। मैं बहुत ही आम इंसान हूँ जो मन में आता है, बस उसको मुझे लिखना आता है। यही एक डिफरेंस है। अगर आप इस बात को किसी को लेखक कहना कहेंगे तो हाँ, मैं लेखक हूँ, वरना मैं बहुत आम इंसान हूँ। मैं एक पेट्रोलियम साइंटिस्ट हूँ। 5 साल हो गए मुझे नौकरी छोड़े हुए। तो जब नौकरी छोड़कर हम यहाँ आए थे, और शुरू का 1-1.5 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मैं किसी से कहती थी यार सारा दिन घर पे रहना मतलब बड़ा मुश्किल है। कोई मेरी बात नहीं समझता था। आज जब लोग महीने भर से घर पर हैं और 8-10 दिन के बाद कहते हैं यार दिन भर घर पे कैसे गुजरता, तो मैं कहती हूँ ओह वेलकम टू द वर्ल्ड। तो मतलब आज क्या है ना कि इतनी किताबें, कहानी, कविता लिख के समझाने की कोशिश करी, मजाल है जो रत्ती भर किसी की बुद्धि में कोई बात जाए। क्या मतलब बिल्कुल ये बात स्पष्ट रूप से जैसे कहते हैं ना प्रूफ कर दी गई है कि जाके माई ओके साई, मतलब जिसके ऊपर पड़ती है ना वही वो बात को समझता है।
तो सबसे पहले तो मैं साहित्य मंजरी को बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी। मैं अब तो साहित्य मंजरी पे नहीं लिखती हूँ, मगर अगर मैंने लिखना शुरू किया तो वो सिर्फ साहित्य मंजरी के कारण। ऐसे ही मैंने भी एक दिन बैठे हुए मैंने एक कविता लिख दी थी मेरे पापा, और घर पे कोई नहीं था, तो अपने आप को खुद ही ट्राइपॉड पे कैमरे पे रख के रिकॉर्ड करके मैंने भेज दी। उस वक्त मुझे जरा भी आइडिया नहीं था लिखना क्या होता है, छपना क्या होता है, भेज दी। 3 दिन के बाद मुझे मेल आया। ट्रस्ट मी, जेई के रिजल्ट से ज्यादा खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि यार जेई में तो मेरे साथ 5000 बच्चे गए थे, ये मेल तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा श्री के लिए आया। मुझे लगा मैंने कुछ बहुत ही बड़ा, मतलब धमाकेदार बम फोड़ने वाला काम कर दिया। और उस एक कविता ने मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस डाला, इन 5 सालों में ये तीसरी किताब है। मैं 150 से ऊपर कहानियां अलग अलग रेडियो चैनल्स के लिए, ज्यादातर बिग एफएम के लिए लिख चुकी हूँ। उसके अलावा मेरे 8 गाने लिखे हुए, जिनमें से 3 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। एक वेब सीरीज कंप्लीट हो चुकी है शूट करके, आप जल्दी ही उसे एक अच्छे पोर्टल पे देखेंगे। और एक स्क्रिप्ट मूवी की आजकल इन दिनों क्वारंटाइन में हम लोग कंप्लीट करने में है। तो ये जो 5 साल का जो मेरा जो सफर है, जो मेरे लिए बड़ी फील गुड फैक्टर है ना। जैसे कोई पूछता है ना, पता तूने क्या क्या, तो मैं कहती रुक 1 2 3 4। तो ये जो चीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ, थैंक यू वेरी मच कुणाल, ये सिर्फ साहित्य मंजरी के कारण है कि वो एक लाइन जो लिखी हुई आई ना, कि इस कविता में सच्चाई है और आपका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, उसने मेरे को मतलब सच में ऐसा फील कराया कि मेरे अंदर एक गुलजार है। जब आपको लगे ना कि आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। मतलब मैंने आंखों के नीचे गड्ढे बना लिए 18 घंटे पढ़ के, वो एक जेई क्रैक करने के लिए। और अगर आप देखें, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड वाज वेरी स्ट्रांग, मगर मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रह रही थी, मेरे साथ और 250 लड़कियां रह रही थी जो मुझसे अच्छे ग्रेड्स लाती थी, ठीक है, जिनका कैंपस मुझसे बेटर हो सकता था। यहाँ मुझे साहित्य मंजरी ने वो कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, जो तुम हो ना मनीषा, वो कोई और नहीं है। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो कभी भी साहित्य मंजरी को तो मैं किसी भी जगह ना नहीं कहूंगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां से मैंने शुरुआत करी, जहां मुझे लगा कि लिख सकते हैं। तो बस। और एक किताब अभी मेरा एक छोटा सा पेज है फेसबुक पे, जिसपे कुछ 1000-1200 लोग हैं। मैं अपने पॉडकास्ट बनाकर डालती हूँ, और वो पॉडकास्ट कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। तो उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा कविता पहले से लिखी हुई रहती है, और वो सुनो कुछ कहना लोग पसंद करते हैं सुनना। तो मैंने उसी को एक किताब की शक्ल दी है, जिसमें जिंदगी नामा है, जिसमें जिंदगी नामा में खुशियां हैं, स्ट्रगल्स हैं, इश्क है, और कुछ ऐसे किस्से हैं जो इश्क से बेहतर और दोस्ती से ऊपर होते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम लोगों से बांटते हैं, जिसे हम इश्क में नहीं बांधते, और हम दोस्ती से बहुत ऊपर रखते हैं। वो इन बिटवीन, वो बिटवीन द लाइंस वाले जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी कहानियां हैं, और उनके साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी कविताएं हैं। ये जिंदगी की गुल्लक से मिलती जुलती किताब है, बट गुल्लक का सफर से ये थोड़ा और आगे का 5 साल का सफर है। तो यही हूँ बस मैं, मनीषा श्री जी। वेरी नाइस। बहुत। तो एक बात अंकित ने जो कही थी कि जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो राग दरबारी पढ़ते हैं ये। तो ऐसे शायद हम सबके लाइफ में कुछ पोएम, कोई एक पोएम होगा या कोई एक शॉर्ट स्टोरी होगी, तो जो कभी हम डिमोटिवेट होते हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए पढ़ते हैं, तो वो कौन सी है? तो अगर कनिका आपसे शुरू करें, तो कुछ 4 लाइन आपकी लिखी हुई या किसी और की लिखी हुई, आपके किसी पसंद की कोई कहानी मेरे लिए, हाँ, मैं शेयर करती हूँ कि whenever like I want to feel good and positive and like something inspirational, तो इंग्लिश की एक पोएट है एमिली डिकिंसन। वो बहुत ही इतनी इंस्पिरेशनल पोएट है वो इंग्लिश की, कि आज आई थिंक अमेरिकन और कैनेडियन जो हमारा स्कूल सिस्टम है, उसमें आई थिंक कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा जो एमिली डिकिंसन की पोएम्स को ना पढ़ाता हो। तो वो एमिली डिकिंसन की लाइफ का किस्सा, आई डोंट नो आप लोग जानते हैं नहीं, कि जब तक वो जिंदा थी ना, उनकी सिर्फ 12 पोएम्स ही पब्लिश हुई थी,
और जैसे आज तो हम मजबूरन अपने अपने घरों में कैद हैं, राइट? तो लेकिन एमिली डिकिंसन की जिंदगी ऐसी थी कि उन्हें घर में कैद रहना ही पसंद था, उन्हें एकांत ही पसंद थी, उन्हें आइसोलेशन में रहना ही पसंद था। और वो मतलब ऐसी शख्सियत थी कि वो अपने कमरे से भी हार्डली बाहर निकलती थी। तो लेकिन उनकी डेथ हो गई कम उम्र में, और जब उनकी डेथ के बाद ना उनकी सिस्टर को छोटे 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 एनवेलप्स में ना कहीं कहीं पे उनके जैसे कमरे में अलग अलग जगहों पे उनकी पोएम्स मिली। तो डेथ के बाद उनकी 100 से भी अधिक पोएम्स पब्लिश हुई। आई थिंक 100 तो मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ, क्योंकि आज तो उनकी लाइक हजारों में पोएम्स हैं। तो एमिली डिकिंसन की एक पोएम है इंग्लिश में, मैं आपको वो सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल पोएम है वो। बहुत छोटी सी है बट उस पोएम इट्स वेरी डीप। तो वो पोएम पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है, और जब भी लो फील करो ना तो आपको एक अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है। If I can stop one heart from breaking, if I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in vain. So इतनी छोटी सी पोएम है, बट the meaning is so deep कि जैसे जो स्टीव जॉब्स है ना, जो स्टीव जॉब्स थे एप्पल के सीईओ थे, वो जब भी अपनी आंखें, जब भी कोई नया प्रोडक्ट एप्पल का निकालते हैं, वो अपनी एक आंखें टॉक देते थे ना। की बात है, मैं उनकी टिम कुक की मैं टॉक सुन रही थी, तो उन्होंने बताया स्टीव जॉब्स के बारे में कि स्टीव जॉब्स भी एक आर्टिस्ट थे। वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने एप्पल तो क्रिएट किया, बट ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो स्टीव जॉब्स कहते थे कि अगर हम अपनी आर्ट से, अपनी कला से किसी भी एक इंसान को या एक सोल, एक आत्मा को प्रभावित कर सके तो हमारा काम हो गया, और उससे ज्यादा करने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो वही एमिली डिकिंसन भी इस पोएम में यही कह रही है कि अगर हम किसी एक का भी दर्द बांट सके अपनी कला के माध्यम से, तो हमारा काम हो गया। बिल्कुल सही जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पुष्पेंद्र, कौन सी वो पोएम है जो आपको मोटिवेट करती है? सर मुझे तो 2-4 पोएम से जो मोटिवेट करती हैं, लेकिन मैं अगर टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा तो हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हरिवंश राय बच्चन जी। उनकी कविता है, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग पत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वो है। प्रेमदा, आप बताइए कौन सी कविता आपको मोटिवेट करती है, आपकी लिखी हुई या किसी और की? जी, मेरी एक लिखी हुई कविता है, वो कुछ इस तरह है कि जामा मस्जिद पर सजदा करते वक्त एक आवाज अचानक से मेरे कानों में आई। खुद को खुदा का पैगंबर बताया और मुझे खुदा की एक नेक रचना। पैगंबर बोले, इतनी मुद्दत से सुन रहा हूँ एक ही दुआ तेरे लब से कि खुद का मुकद्दर बदलना है। पर क्यों? मैंने भी नजरें झुकाकर सलाम किया और कहा कि जीवन में कलरव करना है, पंछी जैसे उड़ना है, पंखों को फैलाना है, ऊंची उड़ान तक जो जाना है, आफताब का नूर लाना है, अधूरे अल्फाजों को जो सुनना है, आंधी में ही तो घर बनाना है और इसीलिए तो मुकद्दर बदलना है और इसीलिए तुझे मेरा साथ देना है। तो ये कविता मेरे को जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ तो मैं ये जरूर अपने से रिसाइट करती हूँ। बढ़िया। अंकित, पता है कि तुम्हें राग दरबारी सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर कविता की बात करें तो वो कौन सी एक कविता होगी? बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैंने पहली बार जब उनकी आवाज में वो कविता सुनी तो उसमें इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, मतलब ऐसा लगता है कि सच में कोई आपको कुछ मतलब एक जोश भर रहा है आपके अंदर।
तो उसका एक छोटा सा मैं पैरा सुनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पूरे कविता में। बिल्कुल। तो इस प्रकार है। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल दुनिया ने फिर प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, ना इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही करीब है मेरे दिल के ये कविता। बहुत अच्छी कविता। मनीषा, आप सुना लीजिए कुछ मोटिवेशनल। मुझे तो जो कविता अच्छी लगती है वो बड़ी पॉपुलर है और वो सभी को अच्छी लगती है, और वो एक ऐसी कविता है कि अगर आदमी डिसाइड कर ले कि बस अब तो नसें काटनी ही काटनी है, वो एक बार ये कविता सुन ले। ये कविता है, सभी की फेवरेट होगी, तो जो बीत गई सो बात गई। मतलब ये ऐसी कविता है, आप कभी भी किसी भी मूड में अगर आप कभी सोचे कि आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है और आपके साथ दुनिया में जो धोखा हुआ है वो कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, ना हो सकता है, तो आप इसको सुन ले कि बस जीवन में वो एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया सो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने उसके तारे टूटे और कितने उसके प्यारे छूटे, पर छूटे तारों पर और टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, कितनी उसकी कलियां सूखी और कितनी उसकी कलियां टूटी। हो सकता है मैं कुछ गलत भी, मेरे को जितना याद है मैं उतना कोशिश कर रही हूँ। मुरझाई कलियों पर तुम देखो, मधुबन कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई है। और एक मैं आप लोगों को, जैसा कुणाल ने लिखा था कि कुछ क्वारंटाइन पे लिख देना, तो जैसा आजकल सब कुछ चल रहा है, ये मैं आपको समझाऊंगी कि ये लाइनों का क्या मतलब, अगर आप खुद समझ जाएं तो लिखना सार्थक हो जाएगा। जिंदगी की अपनी कश्मकश है, मतलब हमारे जो इमोशनल ट्रॉमल्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं, अपने जो लाइफ की परेशानियां, उनमें कोई कमी नहीं आई है इस लॉकडाउन से। और दुनिया में हर रोज एक नया समाचार है, कहीं मंदी की मार है तो कहीं बीमारियों का हाहाकार है। रोज मरते हैं लोग यहाँ, और रोज नई जानें भी आ रही हैं। इन दोनों के बीच हम हैं, जो जीने की कश्मकश में लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। ठीक, गलतियां हमारी, ये जो हुआ, अब जैसा हम लोग कह रहे हैं कि हमने नेचर डिस्टर्ब करा तो नेचर इज टेकिंग रिवेंज। ठीक, गलतियां हमारी, तो सजा मिलनी जरूरी थी, इसलिए खुदा भी आज इतना नाराज है। सारे पट बंद हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब बंद है, तो ये खुदा अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये वक्त मुश्किल, मगर ये वक्त आना ही था। याद रखो हमारी तहजीब कहती है, सब्र से बड़ा कोई नहीं और हथियार है। जो आया वो गुजर जाएगा, जो आया वो गुजर जाएगा। कुदरत के इस नियम से बोलो कब किसने किया इनकार है। बातें बस चंद है याद रखने की, तुम और हम और तुम एक हैं, बाकी सब बेजार है। तो अभी हम ये लोग जो हिंदू मुसलमान, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, जो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, ये लाइन है कि तुम और हम और तुम बस एक हैं, बाकी सब बेजार है। थैंक यू। तो अगर आप लोगों से पूछूं कि वो अगर एक कहानी या एक उपन्यास, एक कविता चुनना हो, सिर्फ एक, जो अगर मान लो ऐसा हो कि दुनिया से सारी कविताएं सारी कहानियां मिट जाए, बस वो एक कविता या एक कहानी या एक उपन्यास बची रहे, तो आपके लिए वो कौन सी कहानी, कविता या उपन्यास होगी? कनिका। मैं आई डोंट नो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे अभी, बट जब मैं हाई स्कूल में थी ना, और मैं, जैसे आपने बताया राइट, मधुशाला के बारे में, और भी ओ हेनरी की जो लास्ट लीफ, आई थिंक वही जिसके ऊपर वो मूवी भी बनी है, लुटेरा जी। तो वो जब मैं सोचती हूँ कि लाइक व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, तो मुझे तब लिखने की इंस्पिरेशन जब मिली एक्चुअल, ऐसे तो मेरी बहुत सारी और भी बहुत फेवरेट्स हैं जो मतलब जैसे अमृता प्रीतम है जो पंजाबी में लिखती थी, उन्होंने हिंदी में लिखा, तो उनको पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब इसके बिना रहा ही नहीं जा सकता अब तो। बट जब पहली बार मुझे अंदर से मतलब लिखने की वो, जैसे बोलते ना कि एक तलब लगी कि
कुछ एक्सप्रेस करना है, कि जब अंदर से इतना ओवरफ्लो हो जाता है, अबंडेंस आ जाता है इमोशंस का या फीलिंग्स का या एक्सपीरियंसेस का, तो वो ओवरफ्लो को आपको एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो वो मीडियम, तो वो जो इंस्पिरेशन थी वो मुझे मिली पैब्लो नेरुदा की एक पोएम है जो आई थिंक मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, इफ आई कुड राइट द सैडेस्ट लाइन, समथिंग ऐसा कुछ, मुझे उसका एग्जैक्ट टाइटल याद नहीं आ रहा है अभी, बट वो मेरी फेवरेट पोएम थी उस टाइम पे। और उसको पढ़ने के बाद मैंने लिखने की कोशिश करी, एंड तब मैं लिख पाई थी अपनी फर्स्ट इंग्लिश पोएम। तो वो मेरे लिए वो इंस्पिरेशनल या वो दैट फायर क्रैकिंग मोमेंट था, वो पैब्लो नेरुदा की वो पोएम पढ़ने के बाद जो मुझे अंदर से हुआ। पुष्पेंद्र? सर, अब आपने एक ही रचना पूछी है तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी लग रही है क्योंकि दिमाग में 2-3 चीजें हैं। लेकिन एक अगर स्पेसिफिकली बस एक की बात करूं तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जिसकी कि इंडिया में बहुत ब्रांचेस हैं। तो ये टोटली हिंदी मीडियम स्कूल है। तो बहुत ही जल्दी, मतलब 5वीं-6वीं क्लास से ही बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाएं इनके सिलेबस में लग जाती थी। तो हमारी जो हिंदी की किताब थी उसमें जो सबसे पहली रचना थी, उस रचना ने मुझे ऐसा पुश दिया लिखने के लिए, और आज तक वो रचना मुझे वैसा ही पुश देती आ रही है। वो है जयशंकर प्रसाद की बीती बिभावरी जागरी। छायावाद की बहुत ही फेमस कविताओं में से एक है। अगर आप चाहें तो मैं 2-3 लाइनें सुना सकता हूँ इसकी। बिल्कुल सुना दीजिए, मुझे भी बहुत पसंद है ये। हाँ, बीती बिभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है हाली, आंखों में भरे बिहागरी, बीती बिहावरी जागरी। तो ये बहुत ही करीब है मेरे कविता। इस कविता ने मुझे गीत परंपरा से परिचय कराया, छायावादी परंपरा से परिचय कराया, कविता क्या है उसका भाव क्या है उससे परिचय कराया। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये जो कोरोना चल रहा है, ये प्रलय है, तो ये कविता मेरे होठों पर बची रहे। जी, जैसे किताब की अगर बात की जाए तो मुझे प्रेमचंद जी जो है बहुत पसंद है, उनकी लेखनी। उसको मतलब उनकी जिस तरह से शब्दों का चयन है, या एक साधारण सी कहानी को इतनी खूबसूरती से वो मतलब दर्शाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही मतलब सराहनीय चीज होती है। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मुझे मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है वो बहुत पसंद है, क्योंकि उसका हर कैरेक्टर एक अपने आप में एक मतलब भावनाओं का एक मकर जाल लेकर चल रहा होता है। तो मुझे वो भी बहुत एक आप शायद आपने पढ़ी हो कुणाल जी, एक लियो टॉल्स्टॉय की व्हाट मेन ड्वेल बाय, एक किताब है ये, और ये बहुत ही शानदार है। तो ये 3 मेरी मतलब बहुत फेवरेट हैं। अगर आप एक की बात करें ना, तो दैट इज रियली वेरी टफ फॉर मी टू चूज वन। ठीक है अंकित, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए आसान है एक चुनना, लेकिन टू बी फेयर टू एवरीवन, राग दरबारी के अलावा अगर कोई एक किताब बची होनी चाहिए, या एक कहानी या एक शॉर्ट स्टोरी, तो कौन सी? अगर ये सवाल आता है तो बिल्कुल राग दरबारी सबसे ऊपर रहेगी। लेकिन अगर बात हो रही है सिर्फ एक किताब के बचने की, तो उस वक्त शायद मैं राग दरबारी पे थोड़ा सा डगमगा जाऊं। उस वक्त मैं राग दरबारी की जगह रश्मि रथी रखना ज्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि रश्मि रथी में वो उत्साह है जो शायद मैंने आज तक किसी अन्य किताबों में नहीं पढ़ा, नहीं देखा है। ठीक है, जो एक अलग पर्सपेक्टिव है किसी चीज को सुनाने का, किसी जो महाभारत ने हमें दिखाया, सुनाया, पढ़ाया, उसके इतर होकर जो चीज रश्मि रथी में लिखी गई है वो शायद कहीं और नहीं है। तो हाँ, मैं अगर बात हो एक किताब के रखने की तो मैं रश्मि रथी रखूंगा। और जैसा कि कनिका जी ने बात की थी अमृता प्रीतम की, तो अमृता प्रीतम को मैंने काफी पहले पढ़ा था और मुझे भी अचानक से उनकी 2 लाइन याद आ गई जो मुझे बहुत पसंद थी उस वक्त। जो बहुत पसंद थी अमृता प्रीतम जी। शायद मैंने
उनके बारे में पढ़ा भी था, साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, और छोटी सी कोई कहानी भी पढ़ी थी। तो एक वक्त में मैंने बहुत गौर से पढ़ा उनको, तो उनकी एक दो लाइन मुझे बहुत पसंद है कि अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर, घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने, कैसे इसका कर्ज चुकाएं, मांग के अपने मौत के हाथों, यह जो जिंदगी जी ली है हमने, बात कुफ्र की है हमने। ये बहुत ही करीब है ये लाइन। तो शुक्रिया कनिका जी मुझे एक बार दोबारा इस चीज को याद दिलाने के लिए। ठीक है, मनीषा, कौन सी एक किताब या कहानी तो मैं जब बड़ी हो रही थी, जैसे आप लोग हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ क्वांटम एनालिसिस पढ़ती थी। तो मैंने पढ़ना हाल फिलहाल शुरू किया जब मैंने लिखना शुरू किया। तो जो भी मेरे गुरु रहे हों या मेरे फ्रेंड्स रहे हों, उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप लिखना चाहती है। हालांकि मैं इस बात से इतना अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई लिखना चाहता है तो पहले वो लिखे जो उसके मन में है। पढ़ के नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप ये रट्टा नहीं चल रहा है ना, हमने फलाना को पढ़ा वो बहुत अच्छा लिखता है तो हम भी वैसा लिख लें। तो मेरा ये मानना है कि लिखने वाले को लिखना चाहिए, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, जो जैसा लिख सकता है वो वैसा लिखे। तो वो है ना कि करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो हाँ, तो राइटिंग इज लाइक अ मैथमेटिक्स, द मोर यू डू, आपको खुद ही समझ आएगा कि आप निखर रहे हैं, किसी और को जरूरत नहीं है इस बात की गवाही देने की। तो मैं थोड़ी फिल्मी टाइप ही थी, तो मुझे तो मतलब मेरे लिए हर क्रिएटिविटी कम्स टू बॉलीवुड। तो या जो आदमी बड़ा फेमस हो गया, तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत पसंद है। मैं लोगों के लिखने से ज्यादा उनके बिताए जीवन से बहुत प्रभावित हो जाती थी। तो ये मुझे रविंद्रनाथ टैगोर अपने टाइम के, जैसा मैं समझती हूँ हर एक आदमी की, हर दूसरे बंदे के लिए एक अलग इंटरप्रिटेशन होती है। रविंद्रनाथ टैगोर उस वक्त के ऐसे राइटर थे जिन्होंने उस वक्त ऐसी ऐसी चीजों पे आवाज उठाई जिस पर आज अगर आवाज उठाई जाती है तो अवार्ड्स मिलते हैं। या ये कहा जाता है, मतलब वो जो बात उन्होंने चोखेर बाली में दिखा दी, ठीक है, आज वही सब चीजें तो हो रही है ना, कि है ना, वो उस वक्त में लिव इन रिलेशनशिप दिखाते थे, विच इज नाउ वेरी कॉमन। तो मेरा ये मानना है कि एक राइटर को ना कि इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, अपनी जिंदगी के बारे में लिखने में या किसी और की जिंदगी के बारे में लिखने में या जो चीज घट रही है लिखने में कोई बहुत बड़ी तोप चलाने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक कहानी लिखने लायक तो हर एक की जिंदगी होती है। तो एक किताब तो दुनिया में हर आदमी लिख सकता है, मगर उन्होंने वो लिखा जो होने वाला है। तो मतलब वो इमेजिन कर रहे थे कि आने वाला वक्त वैसा होगा। जो आप चोखेर बाली पढ़े उनकी और कहानियां मृग तृष्णा वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब इसे कैसे पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा। और औरत का जिस तरीके से एक सजा सवरा बोल्ड रूप दिखाया है उन्होंने, वहां पे वो कहीं भी औरत को ना वो नहीं करते हैं कि बहुत छिछोरा बना देंगे या मतलब बेइज्जत कर देंगे। वो एक बाजारू औरत को भी इतनी संगीनता से लेकर आते हैं कि आपको उसके लिए कष्ट पैदा होता है अपने दिल में। तो कहानीकार में मैंने ऐसे प्रेमचंद वगैरह को अब पढ़ा, क्योंकि अब ऐसा हो जाता है ना कि भाई आपके 12th के बोर्ड्स हैं तो आपको तो करनी पड़ेगी तैयारी। तो अब आप सारे साहित्यकारों को निकाल के पढ़ रहे हैं, मगर रविंद्रनाथ टैगोर को मैंने शौक से पढ़ा क्योंकि मैं उनके सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और पोएट्स में सबको अमृता प्रीतम पसंद है, मुझे वो पसंद है जो अमृता प्रीतम को पसंद है, साहिर लुधियानवी। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पोएट है जो बड़ा निडर था। जब आप डरना छोड़ देते हैं ना, तब आप सच लिखना शुरू करते हैं। और जब आप सच लिखना शुरू करते हैं ना, वो अगर आप में से किसी को जेम्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ जियोलॉजी, इसलिए मैं बताना चाहूंगी। एक होता है जेम जिसको एमेथिस्ट कहते हैं, लोग उसको अपने पास रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको सच बोलने की ताकत देता है। तो हर राइटर के टेबल पे एक एमेथिस्ट का क्रिस्टल रहता है। यूरोप में अगर आप जाएंगे, कनिका ने देखा होगा कई लोगों को एमेथिस्ट कैरी करते हुए। तो साहिर के ना पास वो नेचुरल एमेथिस्ट था।
वो डरता नहीं था इंसान यार, वो मतलब अपनी जिंदगी को, अपने आसपास के माहौल को खोल के इतनी खूबसूरती से आसान भाषा में लय देकर जो गीत लिख देते थे, मैं उसकी बहुत ज्यादा कायल हूँ। शायद यही कारण रहा होगा कि अमृता प्रीतम को इमरोज मिलने के बाद भी साहिर उनके साथ हमेशा रही। अमृता खुद भी बहुत निडर थी। बिल्कुल। हाँ, वो खुद भी बहुत निडर थी, मगर एक जो चीज होती है ना कि आपकी निडरता आपके काम में नजर आने लगे, वो वाली चीज मुझे उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लगी साहिर के अंदर की। जैसे कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। इसमें क्या ना, ही एक्सप्रेस हिज लॉयल्टी, हाँ, विदाउट स्पीकिंग मच। अगर आप शब्द गिनेंगे तो सिर्फ 12 शब्द होंगे या 13 शब्द होंगे। उसमें उन्होंने बिना कभी अमृता को आई लव यू कहे हुए आई लव यू से बहुत बड़ा सब कुछ कह दिया, और बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छी सीख देकर गए कि जरूरी नहीं है कि कि ऑल द ब्रेकअप्स हैड अ बैड शेप, you can just, as I said, move on. So मुझे साहिर काफी ज्यादा पसंद थे। वो क्रांति लिखे तब पसंद थे, वो प्रेम लिखे तब पसंद थे, वो हमें मोटिवेट करता हुआ कुछ लिखे तब पसंद थे। तो साहिर और रविंद्रनाथ टैगोर, मुझे ये दो जने, इनके मैं जीवन से बहुत प्रभावित कम हो गया, और अभी फिर से एक ट्रेंड है जो कहानी कहने की कला है, और खास करके रेडियोस पे काफी पॉपुलर हो रहा है। तो मैं ये आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे मैं शुरुआत करूंगा प्रेमदा से, कि जब आप कहानियां लिखती हैं, आपकी कुछ कहानियां रेडियो पे भी हैं, तो क्या जब रेडियो के लिए कहानी लिखती हैं या कोई भी, तो क्या उसको ध्यान में रख के, एक मीडियम को ध्यान में रख के, चैनल को ध्यान में रख के कहानियों में बदलाव किया जाता है, या आप एक कहानी लिख देती हैं, वही अलग अलग मीडियम्स पे उसी रूप में, उसी स्वरूप में वो जा सकती है वो कहानी? जी कुणाल जी, हर कहानी को उसके जिस मीडियम पे चलाया जाएगा उसको देखकर लिखा जाता है। अगर हम ऑडियो की बात करें, तो अगर मैं आपको स्टोरी टेलिंग जैसे जो ऑडियो या रेडियोस पे होती है, तो उसमें क्या होता है, हम डिटेलिंग पे ज्यादा काम करते हैं। जैसे अगर हम किसी को ये बताएंगे कि एक लड़का कमरे में आया, तो हम वीडियो में तो डायरेक्टली दिखा सकते हैं, पर ऑडियो में अगर हम दिखाएंगे तो वो बोलेंगे कि किसी के कदमों की आहट हुई, गेट खुला, सामने एक गुलाबी रंग का पर्दा लगा था, ये था वो था, किताबें थी। तो इससे जो ऑडियंस होती है उसके दिमाग में अपने आप उसको हम एक जगह पे ले आते हैं जहाँ पे सामने उसको गुलाबी रंग का पर्दा दिखने लगता है, कुछ बुक किताबें दिखने लगती हैं, उसके माइंड में एक अपने आप कहानी चलने लगती है। इसीलिए किताबें और ऑडियो, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर आप पिक्चरों की बात करें तो वो जो सामने देख रहा है वो उतने तक अपने दिमाग को कंसिस्टेंट रखता है कि यही एक चीज है, उसके अलावा वो नहीं सोच सकता। अगर मैं आपको अभी निर्मला की बात करूं या किसी एक लड़की की जो ऋचा नाम की है, तो हर एक इंसान की एक अपनी अपनी कल्पना होगी ऋचा को लेकर। लेकिन अगर मैं बात करूं कंगना रनौत की या क्वीन की, तो एक अपने आप एक इमेज बन जाती है कि क्वीन में हमने कंगना रनौत को देखा था। अगर उसकी जगह करीना कपूर होती है, कोई भी होती, तो हम उसकी इमेज डायरेक्टली क्लिक करते। लेकिन कहानियों में जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी कहानियां हैं, उसमें हर एक इंसान की एक अपनी इमेजिनेशन है, अपना जोन है, अपना उस व्यक्तिगत सुंदरता है उस कैरेक्टर को लेकर। कनिका, आप भी रेडियो पे शोज करती हैं, तो जो कहानियां होती है, मतलब आजकल क्या रिस्पॉन्स आता है रेडियो पे कहानी का? क्योंकि ये मुझे जितनी समझ है, ये एक रीसेंट ट्रेंड है। जब मैं रीसेंट कहता हूँ तो मतलब पिछले 6-7 साल से। नीलेश मिश्रा तो ऑब्वियसली पायनियर है इस फील्ड में, बट जैसे नए राइटर्स भी आते हैं और नए मीडियम्स हैं, तो क्या रिस्पॉन्स होता है ऑडियंस का स्टोरी टेलिंग या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कहानियां नहीं लिखती हूँ, मैं सिर्फ पोइट्री लिखती हूँ, तो मतलब आई डोंट नो, मेरे रेडियो चैनल पर जो मैं शोज
करती हूँ तो मैं भी वैसे कहानी मेरी खुद की लिखी हुई नहीं सुनाती हूँ, क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ, पर हाँ पोएट्री में सुनाती हूँ। पर मतलब जितना लिमिटेड एक्सपीरियंस मुझे उस जोन में है वो है किस्से सुनाने का। तो मैं अपने अपने रेडियो शो पे मैं किस्से सुनाती हूँ, जो छोटे छोटे एनेक्डोट्स होते हैं या कोई इवेंट से रिलेटेड किस्से होते हैं। तो वो किस्से मेरे लिखे हुए नहीं होते, बट एज एन एग्जाम्पल, एज एन एनालॉजी मैं शेयर करने के लिए, या कोई बात, कोई मैसेज देने के लिए, किसी थीम पे या किसी टॉपिक पे मैं शो कर रही हूँ, तो वो उस चीज का एग्जाम्पल देने के लिए मैं छोटे छोटे किस्से सुनाती हूँ। तो आई थिंक वही जो प्रियंवदा ने जो बात कही वो है कि जब हम सुना रहे होते हैं रेडियो पे, राइट, तो एक चीज जो मैंने रेडियो करने के बाद उस प्रोसेस में सीखी while I was when I started doing radio shows, कि जैसे प्रियंवदा ने इतनी सुंदर बात बोली कि जब हम कुछ देख रहे होते हैं विजुअल जो हमारे सामने होता है, जैसे अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैंने पावर पॉइंट चला दी तो मेरे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, राइट, तो वो उनके सामने एक विजुअल चल रहा है, दैट इज डिफरेंट। पर रेडियो पे क्या होता है कि बिकॉज वो हमें देख नहीं पा रहे हैं, तो एक भी सेकेंड का पॉज हम नहीं दे सकते हैं। एक सेकेंड का भी पॉज है तो वो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो सोचेंगे एकदम से क्या हो गया, कहाँ गायब हो गए। तो वो जो है ना, वो मोमेंटम बना के रखना पड़ता है। एंड आई डोंट नो, मतलब हमारे द शोज दैट आई डू ऑन रेडियो, दे आर नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। वो इतने रैंडम होते हैं बहुत ज्यादा, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉल्स वी गेट, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स आती हैं बीच में, तो हम कॉलर्स को लेते हैं। तो कभी कभी हमने सोचा होता है कि ठीक है, इस थीम पे ये पॉइंट्स पे हमें बातें करनी है, पर वो जो कॉल्स आती हैं उसके हिसाब से पूरा कन्वर्सेशन का फ्लो चेंज हो जाता है, और वो एकदम ऑन द स्पॉट इतना रैंडमली हमें सब कुछ बात करनी पड़ती है। तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारी एनेक्डोट्स और पोइट्री अपने पास हमेशा मतलब इन स्टोर रखनी पड़ती है, कि पता नहीं कब कौन सा किस्सा कहाँ पे काम आ जाए और कब यूज करना पड़े। मनीषा, एक चीज जो कि बहुत लोग शायद जानना चाहेंगे कि जो भी नए रचनाकार हैं, जो कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो एक बार कई बार लोगों के मन में ये बातें होती हैं कि हमने लिख तो लिया, लेकिन हम अपने ऑडियंस तक कैसे पहुंचे। तो आप ने वेब सीरीज के लिए लिखा है, अपने गानों के लिए लिखा है, तो क्या सही तरीका होता है? मतलब दो अप्रोचेस हो सकते हैं, एक तो कि आप कुछ लिखो और आप ढूंढना चालू करो लोगों को या मीडियम को। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अच्छा लिखते जाओ और जस्ट होप करो कि काम से खुद ही इंतजार करो। तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखो कुणाल, मतलब मैं तो ऐसी जगह बैठकर ऐसी जगह के लिए काम कर रही हूँ। मेरा इंडिया आना बहुत कम होता है, और जब मैं आती हूँ तो ज्यादातर मैं लोगों से नहीं मिल पाती हूँ। मैं मैक्सिमम टाइम अपने घर वालों के साथ बिताती हूँ। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने देश छोड़ दिया। और मेरे को जैसे मैंने साहित्य मंजरी को कहा कि जितने भी नए राइटर्स हैं, मैं उनको ये कहूंगी कि आपका जो पहला एप्रिसिएशन हो ना, आप उसको अपना ऑस्कर समझे। वो पहला एप्रिसिएशन ही आपका ऑस्कर है एक्चुअली में, क्योंकि वही आपको, अगर आपको पहुंचना है ऑस्कर तक, तो वही लेकर जाएगा। तो जैसे मुझे साहित्य मंजरी ने कहा, मुझे फेसबुक ने बहुत मोटिवेट किया। मैं फेसबुक पे कंटिन्यूअसली लिखती रही। आज भी मतलब इन 5 सालों में एक ही घटना है जो कभी नहीं रुकी। लॉकडाउन के बावजूद भी मैंने लिखना किसी दिन नहीं छोड़ा, मैं हर दिन लिखती रही। फेसबुक पे लिखते लिखते क्या हुआ, एक दिन, अब इसे आप किस्मत कहें या मतलब मैं किस्सा बताऊंगी, क्योंकि मुझसे कनेक्ट हुआ। एक मैंने अपना वीडियो बना के डाला था, उसने कहा कि सिर्फ कविताएं लिखती हो, कहानी लिख सकती हो। तब तक मैंने कहानी नहीं लिखी थी, तब तक गुल्लक भी नहीं लिखी थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि ट्राई कर सकती हूँ भाई, अभी हम तो घिसू लोग हैं, हम तो हर चीज को ट्राई करते हैं। मैंने कहा चले ट्राई कर सकते हैं। बिग एफएम में एक शो चलता था अर्थ करके, राइटर रातों रात भाग गई थी, उनको अगले दिन शो ऑन एयर करना था, उनको जरूरत थी। उन्होंने मुझे एक थीम दिया, अच्छा जब हम रेडियो पे कहानी लिखते हैं, जैसे मैंने नीलेश के लिए लिखना, आई मीन आई एम ऑन द वर्ज टू स्टार्ट, बट देन आई गॉट ऑफर फ्रॉम बिग एफएम, तो आई स्टार्टेड विद बिग एफएम। तो मैंने मंत्रा के लिए काफी शोज लिखे हुए हैं। तो इट्स इक्विवेलेंट टू यादव का इडियट बॉक्स, लम्हे करके एक शो चला था वहां पे, लम्हे विद मंत्रा। तो अर्थ के लिए मैंने लिखा, तो वो आपको पहले से दे देते, एक सिचुएशन दे देते हैं कि ये एक फैमिली है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, आप एक कहानी बना दीजिए। तो आपको क्या है ना कि आपको स्टोरी आइडिया दिया जाता है, यू हैव टू डेवलप दैट आइडिया, लाइक वन इज द स्टोरी आइडिया, वन इज द स्क्रीन प्ले। तो आप एक स्क्रिप्ट की तरह उसको लिख कर जाते हैं। तो वहां से ये सफर रेडियो का शुरू हुआ।
अब जब आप रेडियो पे लिखने लगे तो दिव्य प्रकाश दुबे कर एक राइटर हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी तो दिव्य ने मुझसे कहा कि अरे कविता कौन पढ़ता है यार, कविता की 100 किताब भी नहीं बिकेगी, 100 तो छोड़ो 10 भी नहीं बिकेगी तुम्हारी। तो मैंने उससे पूछा तो दिव्य क्या पढ़ते हैं लोग? उसने कहा कहानियां पढ़ते हैं। तो मैंने कहा तो मैं ऐसा करूंगी, मैं अपनी कविताओं की कहानियां लिखूंगी। अब ऐसा है कि पहले तो वो पढ़े जो वो पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद वो पढ़े जो मैं पढ़वाना चाहती हूँ। तो ऐसे करके गुल्लक आई, और गुल्लक मैंने अपने हाथों से 1800 कॉपीज बेची थी 6 महीने के अंदर। तो लोगों ने पढ़ी कविताएं, लेकिन हाँ पहले उन्होंने कहानी पढ़ी। तो गुल्लक एक अच्छी चली, फिर अर्थ शुरू हुआ। अर्थ के बाद आपका एक रैपो बन जाता है एक स्टेशन के साथ। उनको लगता है कि ये तो बहुत जल्दी प्रोएक्टिवली जल्दी लिख कर देती है, क्योंकि जो आरजे जैसे कनिका समझेगी कि हम जब आरजे इसके लिए लिख रहे होते हैं तो आरजे हिचकी भी देता है या कहाँ क्या बोलेगा क्या नहीं, मतलब एक चीज उसे लिखी हुई स्क्रिप्ट के तरीके से होती है। कई बार शोज बहुत एकदम ऑन द स्पॉट हो रहे होते हैं तो आपको एक्सटेम्पोर की तरह भी लिखना पड़ता है। तो हम वो लिखने लगे, फिर लम्हे हुआ, फिर मेरा एक पोर्टफोलियो बना। उन कहानियों को मैंने अलग अलग लोगों के साथ शेयर किया, और जो बिग एफएम के जो प्रोडक्शंस के लोग थे उन्होंने मुझे लोगों के साथ कनेक्ट कराया। तो फिर मैं एक से कनेक्ट हुई, वो बॉस्टन बेस्ड प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है, मे बी ऑन हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, इट विल बी आउट इन अनदर 8 months टाइम। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट लिखी। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए अब क्या ना, जिंदगी बड़ी आसान है इंटरनेट को लेके। मैंने बहुत सारी मास्टर क्लासेस कर होती हैं, वो क्लासेस देखी क्या करते हैं। एक और बंदा मिला, उसने कहा सिट्रिक्स पे लिखो, फिर मैंने सिट्रिक्स पे लिखी। फिर किसी ने कहा कि नहीं यार नेटफ्लिक्स वगैरह सिर्फ फाइनल ड्राफ्ट पे लेते, फिर आपने फाइनल ड्राफ्ट पे लिखी। फिर एक और आपका हो गया। अब मैं लोगों को अप्रोच करती हूँ कि आप मेरी ये कहानियां सुनिए, तो वो आइडिया लगाते हैं कि हाँ शी कैन विजुअलाइज, शी नो हाउ टू डेवलप एन आइडिया। तो ऐसा रास्ते बनते चले जाते हैं अगर आप रोज खुदाई करते हैं। तो सड़क बनानी है तो आपको रोज खोदना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि खोद के बरसात के इंतजार में बैठे कि बारिश होगी तो सिंचाई होगी तो फिर हम आगे खोदेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। You have to continuously work and कुछ तो किस्मत भी होती है। अब मैं कहूंगी कि जैसे मुझे मनीष मिला, जो उस टाइम हमारा प्रोडक्शन हेड था, कि वो आया अर्थ को लेकर, और अर्थ के बाद मेरी जिंदगी, फिर उसके बाद क्या मनीष के साथ ही मैंने गाने बनाए। तो उसने कहा तुम्हारी कविता में ना लय नहीं होती है, तुम बड़ा वो फ्री स्टाइल लिखती हो, तो तुम मीटर पे लिखो। मैंने कहा मीटर पे लिखना क्या होता है? देन ही हैज गिवन मी सम धुन। कह रहे ये धुन है, अब इसके ऊपर शब्द बिठाने और थीम ये है। तो आप क्या ना कॉर्पोरेट कल्चर की तरह काम करने लगते हैं, आपको बता दिया जाता है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट। सबसे आसान विधा जो मुझे लगी अभी तक इन सब में काम करने में, वो है किताब लिखना। यहाँ पे बंदिश नहीं होती है, आप अपने मन का लिखते हैं। बाकी सारी विधाओं में ना बंदिश है, आपको बता दिया जाता है आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितने वक्त में लिखना है, कितने शब्द में लिखना है। तो वो दे ऑल आर प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक, वहां पे बंदिश नहीं है मेरे जैसे सुनो कुछ कहना है। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ और तुम सुनना चाहते हो, तो यू आर वेरी फ्री। तो ये एक चीज है, नए राइटर्स यही है कि आप करते जाएं। फेसबुक तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कहते हैं फ्रीडम ऑलवेज कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो बी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल यूजिंग दिस टूल बिकॉज इट कैन पुट यू इन अ बिग मेस ऑल्सो। तो फेसबुक बहुत अच्छा मीडियम है। साहित्य मंजरी जैसे काफी वेब पोर्टल्स है, भेजिए और आप उनको लोगों के साथ शेयर करिए। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपकी लिखी हुई कौन सी चीज कहाँ किससे कब कैसे टकरा जाएगी। अगर किस्मत का ही खेल है तो खेलिए, मतलब जब तक जान है खेलते रहिए। अगर बात किस्मत से ही बननी है और खेलना ही है तो खेलना भी कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। तो यू नो चेंज इज द कांस्टेंट प्रोसेस, एंड इफ यू रियली वांट टू चेंज इन योर लाइफ और इन योर किस्मत और व्हाटएवर यू से, सो यू आल्सो हैव टू बी इन दैट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। पुष्पेंद्र से एक मैं बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे रिसेंटली मैंने पुष्पेंद्र को पढ़ना चालू किया है। इनकी कविताएं हैं पहले भी साहित्य मंजरी पे, लेकिन अभी मैंने हाल फिलहाल में ही पढ़ना चालू किया पुष्पेंद्र को, और काफ़ी अच्छा लिखते हैं आप, तो पढ़ने में मज़ा भी आया। तो जाते जाते हम चाहेंगे कि सब लोग छोटी सी एक कविता, समय का अभाव है तो 4 लाइन किसी कविता के सुना दीजिए, और पुष्पेंद्र से शुरू करेंगे।
सर मैं तो एक पूरी की पूरी कविता सुना चुका हूँ फिर भी 4 लाइन आप सुनाने को कहेंगे तो मैं शायद ये मैंने साहित्य मंजरी पर नहीं डाली है। स्वच्छंद बहकर हृदय में छुपती हुई तू कौन है, आसामने क्यों मौन है। अधरों के सुंदर धनुष पर मुस्कान का संधान बन, कोई तीर है तू कर्ण का या गुरु तेरा द्रोण है, आसामने क्यों मौन है। जी बहुत खूबसूरत। पुष्पेंद्र जी की बात करें तो कुणाल जी ने कहा कि उन्होंने बहुत रिसेंटली उन्हें पढ़ना शुरू किया है। शायद पुष्पेंद्र जी को मैं उन्होंने जब शुरू में कविताएं उनकी आई थी साहित्य मंजरी पे तो मैंने देखा था, तो उनमें उनकी एक कविता थी जो मेरे बहुत नजदीक और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो ऐसी कविता है कि मुझे कंठस्थ नहीं हो पाती, मुझे याद नहीं हो पाती, लेकिन उनकी कविता है एक रावण। पुष्पेंद्र जी नहीं लिखी, 2015 में मैंने डाली थी वो साहित्य मंजरी पर। हाँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी कविता है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग पढ़िए उसको, ठीक है, क्योंकि सर ने कहा मैं सुनाने के नहीं कहूंगा, काफी लंबी कविता भी है वो, लेकिन जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, आगे भी ऐसा थैंक करते यू रहेंगे। कुणाल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल। एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। सबको शुक्रिया, फिर से मिलेंगे। थैंक यू। एंजॉय द लॉकडाउन सबको बाय बाय।